देखिए, जहाँ तक अलायंस का ताल्लुक है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि अलायंस इतनी सीटें हासिल कर लेगा कि जो सरकार साजी के वास्ते सफिशेंट है। रहा सवाल कि किसने किसको अप्रोच किए, मुझे उसकी कोई इतला नहीं है। अलबत्ता ये बात तो तयशुदा है, पहले से ही बात हम करते आए हैं कि हर वो शख्स या हर वो ऑर्गेनाइजेशन या पार्टी जो बीजेपी को आउट ऑफ पावर कॉरिडोर्स रखने में आगे आते हैं, तो उनके वास्ते हमारे रास्ते खुले हैं, दरवाजे खुले हैं, उनके साथ बातचीत हो सकती है और इस मकसद को हासिल करने के लिए इकट्ठा चला जा सकता है। सर, अगर बात करें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो उठे थे, जिन्होंने हो सकता है उनमें से कुछ सीट जो है आप लोगों को मिल सकती है, किन को अप्रोच ज़्यादा आप करोगे? क्या इंजीनियर रशीद को आप अप्रोच करोगे या किसी और पार्टी को? नहीं, मैं किसी को क्वालिफाई नहीं करना चाहता, ना किसी इंडिविजुअल के नाम को मैं क्वालिफाई करना चाहूँगा, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को मैं क्वालिफाई करना चाहूँगा। मेरा स्टैंड बिल्कुल क्लियर रहा है अभी तक, वही मैं रीइटरेट करता हूँ कि कोई भी इंडिविजुअल हो, कोई भी पार्टी हो, हम उनके साथ चलने को तैयार हैं या उनको चलाने को तैयार हैं अगर उनका एजेंडा यही है, सेम पेज पे है वो, कि हमने बीजेपी से नजात हासिल करनी है और यहाँ के लोगों को एक जो उनके हकूक़ की पामाली हुई है वो हकूक़ हासिल करने के लिए एक नए सिरे से एक शुरुआत करनी है। तो अगर हरियाणा की बात करें, हरियाणा का एग्जिट पोल परसों आया, वहाँ पे जीत वहाँ पे कांग्रेस को दिखाई दे रही है, तो कितनी एक्सपेक्टेशंस है कश्मीर पे? मैं कह रहा हूँ कि हमारी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे, बावजूद इसके कि यहाँ पे इतने इंडिविजुअल्स उतारे गए मैदान में इन शेप ऑफ इंडिपेंडेंस, और मकसद उसका सिर्फ फ्रेगमेंटेशन का था, वोट कटाई और वोट बटाई का मकसद था उसमें। उसके बावजूद भी यहाँ के लोगों ने बहुत सोच समझ के, बहुत अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए वोट जो है वो अलायंस के हक में दिए ताकि बीजेपी को बाहर रखा जा सके। आखिरी सवाल सर, क्या असेंबली में पहली बात आप लोगों की स्टेटहुड के बारे में होगी या 370 के बारे में? असेंबली की बात जो आप कह रहे हैं, हमारा एजेंडा जो रहा है, अभी तक की प्रायोरिटी जो रही है वो यही है कि हमने स्टेटहुड वापस हासिल करना है विद जो हमारे राइट ऑन इस पे जॉब्स पे जो राइट्स हैं, जो लैंड के राइट्स हैं, उसके समेत हमें वो वापस हासिल करना है। तो वो असेंबली के अंदर भी और असेंबली से बाहर भी है। तो बीजेपी ने एक गवर्नर को एक आदेश दिया है कि 5 सीटें एमएलए की उनको दी जाएगी, तो क्या आपको लग रहा था कि आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं, पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है, क्या इससे असर पड़ेगा अलायंस में? अलायंस को क्या असर पड़ेगा? मैं अलायंस के दरमियान में तो कोई असर की बात नहीं है, लेकिन नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ओवरऑल देखिए, ये एक प्री पोल, प्री मेडिटेटेड, प्री कंसीव्ड एक नफेरियस डिज़ाइन है, जिसको मैं कहता हूँ कि ये प्री पोल रिगिंग है। और इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी बिल्कुल क्लियर हैं। ये अनडेमोक्रेटिक तरीके से किया जा रहा है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से किया जा रहा है। अनडेमोक्रेटिक इस तरीके से कि ये जो पॉपुलर वोट है, जो पॉपुलर मैंडेट है, वर्डिक्ट है, ये उसका बराह रास्त उसका मजाक किया जा रहा है, खिलवाड़ किया जा रहा है। और अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए है कि लोगों ने ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ दर्ज है कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में, उनको विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट और द कैबिनेट करना होता है। तो यहाँ पे बिल्कुल उसका उलट है। यहाँ पे कहते हैं कि एक आदमी, एक शख्स को इख्तियार दिए गए हैं कि वो अपने विम्स एंड विशेस के मुताबिक नॉमिनेशन कर सकते हैं, लेकिन ये आर्बिट्ररी पावर्स या आर्बिट्ररी अथॉरिटी जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, तो एक यूटी के एलजी को कैसे हो सकती हैं? ये सोचने और समझने वाली बात है। तो इसीलिए हमारा कहना है कि ये एक अनडेमोक्रेटिक और अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीक़ेकार है। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।